राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास और आज मेरे साथ हैं भाई कमलकांत जी गौरी। बड़े लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ा अच्छा अनुभव है, बड़ा जमीनी अनुभव है। कमल भाई, मुझे एक बात बताइए, आपने कल एक वीडियो बनाई है जो अभी जो कैबिनेट का जो गठन हुआ है उसमें मोदी जी ने 3 मंत्री हरियाणा से लिए हैं। कुल 5 जीते थे सांसद, जिसमें से 3 को मंत्री बना दिया। खट्टर साहब, अपने फरीदाबाद वाले चौधरी साहब, कृष्णपाल जी गुर्जर और राव इंद्रजीत। पंजाबी, एक गुर्जर और एक अहीर यादव। तो जाट छोड़ दिया। देखिए, जाट इसमें जो जीते हैं उनमें जाट एक ही जीता है और वो है धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। हालांकि वो 2-3 बार के मंत्री हैं, लेकिन वो इतने उस लेवल पर नहीं बन जाते हैं कि कैबिनेट के किसी पद को वो संभाल सकें। और ट्रेडिशनली जाट जो वोटर है, ये बीजेपी को क्लियर है कि जाट को वो कुछ भी कर लें वो उनको नहीं मिलने वाला। जैसे मुसलमान के लिए कुछ भी कर लें वो वोट उनको नहीं मिलने वाला है। तो जाट समाज की प्रवृत्ति और जो मुस्लिम समाज की प्रवृत्ति है, पॉलिटिकल सोच जो है, वो लगभग एक जैसी है कि हमारा बंदा होना चाहिए, हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए। तो जाट को करके कोई फायदा नहीं है और उससे कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। मेरे ख्याल पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने ये सीखा है, क्योंकि शुरू में बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो जो सोच थी वो ये था कि नॉन जाट और जाट का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। तो शुरुआत में जो पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वो नॉन जाट जाट समुदाय के वर्ग को ही दी गई। लेकिन जाट नेताओं ने बीजेपी के हायर जो अथॉरिटीज है उन पर काफी दबाव डाला कि ये हरियाणा जो है, ये यहाँ पर जाट की ही राजनीति चलती है, तो आपको भी एक जाट को ही जो है वो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसा फर्स्ट टर्म में बहुत जोर शोर से हुआ था और उसके बाद एक सर्वे करवाया गया था और उस सर्वे की रिपोर्ट इन जाट नेताओं को दिखाई गई थी कि जाट वोट हमको मिलता कितना है। तो उसके बाद वो थोड़े कमजोर हुए, मतलब थोड़ा उन्होंने अपनी बात पे दबाव डालना कम किया। लेकिन उसके बावजूद ये बीजेपी में फैक्टर था कि हमको जाट को एक बड़ी पोस्ट देनी है। जैसे 2-3 बड़ी पोस्ट होती हैं एक स्टेट में, पार्टी प्रेसिडेंट की हो गई, मुख्यमंत्री की हो गई, लोकसभा असेंबली स्पीकर की हो गई, इस तरह से, या सेंटर में तो देनी है, एक ऐसा व्यू था। लेकिन मैंने पिछली बार भी आपसे शायद मेंशन किया था कि जब नायब सिंह सैनी को जब जाट को एक पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया तो वो एक तो वर्किंग में बहुत ज्यादा रोड़ा अटकाते हैं। उनका ये जो इंटरनल भाव है, चाहे वो जाट नेता ही क्यों ना हो, वो ये चलता रहता है कि किसी भी नॉन जाट को मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होने का अधिकार हरियाणा में नहीं है। इसलिए वो ये एफर्ट्स करते रहते हैं कि किसी कोई ना कोई जाट आए आगे, अपने आप को लाने की कोशिश करते हैं, मतलब जाट समुदाय में से कोई आए। चाहे इसमें कैप्टन अभिमन्यु का नाम हो, चाहे जो अभी हाल फिलहाल तक प्रेसिडेंट थे, जो अब केंद्र में सेक्रेटरी बना दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी के क्लोज भी हैं, उनका नाम हो, मतलब किसी का भी नाम हो। इस चुनाव में भी सुभाष बराला पर यह आरोप लग रहा है, जिनको प्रबंधक कमेटी का मेंबर बनाया गया, कि उन्होंने अपनी तरफ से सीटें हरवाने की भरपूर कोशिश की और 3 सीटें उनकी वजह से हारे हम। और उसमें रणजीत सिंह चौटाला की एक सीट तो है ही, और 2 सीटें और भी जो हारी गई, जैसे सोनीपत की सीट और अंबाला की सीट, ये बैड मैनेजमेंट की वजह से हुई। और उसमें वही, हालांकि सुभाष बराला को एक लिबरल किस्म का जाट नेता माना जाता है, सॉफ्टर साइड है, लेकिन वो भी चीजों को मैनेज नहीं कर पाए
और उनकी हर चंद ये कोशिश रही कि मैं रणजीत सिंह चौटाला को तो खासतौर से हरवा दूं, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि रणजीत सिंह चौटाला अगर बनते हैं तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। और केंद्र में मंत्री बना के, क्योंकि वो चौटाला परिवार से हैं, जिनका किसानों में एक इमेज आज भी है कि वो किसान हितैषी पार्टी है, तो उनको कहीं मंत्री बनाकर जो किसानों का आंदोलन है उसको हैंडल किया जाएगा। तो ये ना हो सके, और अगर किसी जाट को बनाना है तो मेरा नंबर लगे, तो सुभाष बराला ने इन 2-3 सीटों पर बैड मैनेजमेंट की वजह से ये 3 सीटें हारी गई, ऐसा बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों में एक आम चर्चा है। नहीं तो तो अभी आप कह रहे थे कि भाई मुसलमान वोट नहीं देते इसलिए मुसलमानों को मंत्रिमंडल में नहीं लेते या टिकट नहीं देते। अब नहीं, पर सर मुसलमान का भी आम पुरानी धारणा तो ये है कि आम धारणा ये है, और मैंने भी महसूस किया है कि 25 से 30% तक जाट भाजपा को वोट देते आए हैं अब तक। इस चुनाव में दिया कि नहीं दिया, इस ये जांच का हरियाणा, विषय है। देखिए जाट जो कम्युनिटी जो है वो 3 क्षेत्रों में रहती है, बल्कि 4 क्षेत्रों में रहती है। एक तो पंजाबी जो जाट है, जाट सिख है, वो भी जाट कम्युनिटी से ही उसका ओरिजिन है, तो उनका भी नेचर सेम है, उसको तो अलग छोड़ दिया जाए। उनका तो सोचने का तरीका ही बिल्कुल पंथी टाइप हो गया है। लेकिन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ हद तक दिल्ली, ये 4 स्टेट हैं जहां पर जाटों का दबदबा है। और बाकी छोटी-मोटी जगह थोड़ा मध्य प्रदेश में भी है, थोड़े जम्मू में भी है। तो ये जो मेन है वो ये 4 सीटें हैं। दिल्ली में जाटों को कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज़्यादा बार सिद्ध हो चुका है कि वो बीजेपी के साथ ही चलना चाहते हैं। राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जाट कैंडिडेट जीत कर भी आते हैं, और जाट कैंडिडेट जाटों का उनको वोट भी मिलता है। कभी डिवीज़न हो जाता है, कभी मिलता है। लेकिन हरियाणा के जाट की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसको लगता है कि हरियाणा एक जाट स्टेट है, और मीडिया इस बात को, इस नैरेटिव को प्रमोट करता है, जाट स्टेट। पर जाट स्टेट का मतलब क्या है? मतलब जैसे पंजाबी जट का डोमिनेंस है, हालांकि उनकी संख्या 15% ही है, तो 15% से आपकी पूरी स्टेट पर थोड़ी 85% लोग तो आपके दूसरे जातियों के हैं। और उसी तरह से हरियाणा में भी 20% जो है, 20 से 21% हिंदू जाट हैं, और 3 से 4% पंजाब जाट जट सिख है। अब उसको जाट स्टेट का नैरेटिव दे देने से वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बन गया है कि जहां पर भी जाट, जैसे हरियाणा की 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 लोकसभा की सीटों के अंदर जाटों का डोमिनेंस है। सिरसा में हालांकि वो रिजर्व सीट है, पर काफी संख्या में रहते हैं। हिसार में, रोहतक में, सोनीपत में, ये मेन जो है, ये जाटों की डोमिनेटेड जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। कुछ हद तक भिवानी में भी है, उससे कम जो है वो गुड़गांव में भी है, उसके बराबर लगभग जो है वो भिवानी में भी है। तो हर जगह हैं तो सही, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है कि जाट डोमिनेटेड स्टेट कहा जाए। तो जाट डोमिनेटेड स्टेट करके एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना दिया गया है कि हाँ, यहाँ तो मुख्यमंत्री जाट ही होना चाहिए, और कुछ इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी ऐसा रहा है। तो जब एक नॉन जाट आया, तो जाट को, आपका सवाल ये था कि जाट को क्यों छोड़ दिया, तो जाट को बनाने का कोई फायदा है नहीं हरियाणा में, उससे वोट नहीं मिल रहा है। अभी भी जाटों की अच्छी खासी संख्या है मंत्रिमंडल में। 3 मंत्री बनाए गए थे जब ये सरकार बनी थी सैनी साहब की, तो 3 मंत्री बनाए गए थे। 3 में से एक रणजीत सिंह जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ लिए, तो 2 जो हैं अभी भी वहां पर जाट समुदाय के रिप्रेजेंटेशन है, जिनको अच्छी मिनिस्ट्रीज भी दी गई है। तो हरियाणा में अब ये जो व्यू है वो ये है कि हमको जाट को साथ में कैरी करना है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे मुसलमानों का वोट तो एक तरह से बीजेपी ने टिकट के स्तर पर, वेलफेयर स्कीम के स्तर पर नहीं, टिकट के स्तर पर बीजेपी ने सोच लिया है कि वहां से हमको टिकट अगर देना बेकार है, क्योंकि वो सीट जीती ही नहीं जा सकती है, तो इसलिए कोई टिकट भी नहीं देते हैं। लेकिन हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। हरियाणा में ये मान लिया गया है कि उनका वोट नहीं मिलना है, लेकिन उनको छोड़ना नहीं, और उनको जितना उनका रिप्रेजेंटेशन बनता है वो हर जगह देना है, चाहे वो लोकसभा की सीटें हो, चाहे विधानसभा की सीटें हो, चाहे मंत्रिमंडल का हो। लेकिन जो हायर पोस्ट है, वो जब तक कि अप्रोप्रिएट कैंडिडेट ना मिले तब तक हायर पोस्ट
कहने के नाम पर नहीं देनी है, क्योंकि ये जाट हैं तो इसलिए ये जाट सीट, ये इनको प्रदेश का प्रधान बना दिया जाए। अच्छा, मुझे जी ये बताइए, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है हरियाणा में। जी लोकसभा का जो रिजल्ट आया उसमें दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी कि शायद 42 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा बढ़त लेके निकली है इस लोकसभा चुनाव में। जी 4 पे आम आदमी पार्टी, पर वो आम आदमी पार्टी का खाता तो इसलिए खुल रहा है क्योंकि गठबंधन में एक सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई थी। असल में तो वो कांग्रेस का वोट था, जी है ना। अगर आम बिल्कुल आदमी सही। पार्टी अलग अलग से चुनाव बिल्कुल सही। लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा, आई मीन जमानत भी नहीं बचेगी किसी सीट पे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। अभी का जो सर इक्वेशन है उस हिसाब से लगभग 90 में से 40 सीट के, मेरा अंदाजा है कि 42-43 सीट पे भाजपा और बाकी लगभग 45-47 सीट पे कांग्रेस आगे रहेगी। पर इस चुनाव में तो एक तरफा चुनाव हुआ है और सारा गैर भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण सिर्फ कांग्रेस में था। परंतु विधानसभा में यह स्थिति, कई जगह तो एक तरह से इनेलो जजपा ने वॉकओवर भी दे दिया है, कुछ सेटिंग गेटिंग भी थी। पर विधानसभा में तो ऐसा होगा नहीं। विधानसभा में तो इनेलो और जजपा पूरी ताकत से विधानसभा लड़ेंगी, चाहे वोट कितने मिले ये बात नहीं है, पर वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगी, ये तय है। जी बिल्कुल तय है, ये तय है। एक आधी सीट पर गिव एंड टेक हो सकता है। जैसे हम्म। रोहतक में इस बार इनेलो ने कोई नहीं दिया, हालांकि इनेलो का पिछली बार अच्छा वोट आया था और इस बार जी इनेलो को वोटों की जरूरत भी थी। बावजूद इसके और ये घोषणा भी कर दी गई थी कि इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष थे जिनकी हत्या हो गई, उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। ये उस समय घोषणा की गई थी जब उनकी हत्या हुई थी। लेकिन जी बावजूद इसके वहां पर कुछ इन इफेक्टिव सा एक अलायंस कर लिया गया और जो अलायंस पार्टनर था जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना है, उसको वो सीट दे दी गई। और वो एक तरह से वो कॉम्प्रोमाइज था कि हम आपकी सीट जितवाते हैं, आप हमको उसका बेनिफिट दे दीजिए। बेनिफिट कई तरह से हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, नॉन काइंड में भी हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज है वो वहां पर हुई, जो देखने में आया और जो पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा है। तो लोकसभा में तो इन पार्टियों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन विधानसभा में एक एक आधी सीट को वो कर सकते हैं। हालांकि आईएनएलडी के जो नेता हैं अभय चौटाला, वो ये अपील करते रहे हैं कि भाई खट्टर को अकेले नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उनका मैनेजमेंट जो है वो इतना पक्का है कि अकेले नहीं हटा सकते, तो मिलजुल के लड़ना चाहिए। ऐसा उनका लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो एक बयान आया था। तो शायद वो बयान का इंडिकेशन जो है वो विधानसभा की तरफ था। अब कांग्रेस उसको करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी। कांग्रेस अगर करती है तो सीटें देनी पड़ेंगी, तो वो कांग्रेस कहाँ तक करना चाहती है, इस पॉसिबिलिटी से अभी पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, जेजेपी तो अलग से लड़ेगी। जेजेपी का एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि जेजेपी का जो वोटर है वो अब उसको पसंद नहीं करता है। तो उन्होंने जिस तरह की राजनीति की पिछले चुनाव के बाद, वो जो राजनीति उनको रास नहीं आई है। और इस बार भी उनका मात्र 0.02% वोट था और आईएनएलडी का 0.04% वोट था। इन वे इनेलो ने कुरुक्षेत्र में जो है वो सुशील गुप्ता को हराने में मदद की, क्योंकि दोनों का जो नवीन जिंदल का और सुशील गुप्ता का जो वोट का डिफरेंस है, उससे ज्यादा वोट अभय चौटाला को मिले। तो वहां तो ये हुआ। लेकिन विधानसभा को आप इस तरह से नहीं लेंगे, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि 43 सीटों पर आगे है या 45 पर आगे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि जो स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था, उसके बावजूद बीजेपी लगभग आधी सीटों पर खड़े है। तो आज की तारीख में ये जो चुनाव है, ये 50-50% पर है। 50% कांग्रेस के चांसेस है, 50% बीजेपी के चांसेस है। और अगर बीजेपी के नेता लग जाएं, मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे, इसको मैं उपलब्धि मानता हूँ। क्योंकि जो इसमें विपक्ष की जो प्लानिंग थी
उसके हिसाब से एक समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 2 ही सीटें सेफ हैं बीजेपी की, एक करनाल और एक गुड़गांव, बाकी सब सीटें फंसी हुई थी। तो ये भी एक उपलब्धि है। आज की तारीख में भी मैंने उस वीडियो में कहा भी था जिसकी आप जिक्र कर रहे थे कि अगर ये केंद्र के 3 मंत्री ही पूरी तरह से जुट जाएं तो 50% सीटें तो ऐसे ही कवर हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जुटते हैं या नहीं जुटते। तो अगर प्लानिंग करनी है विधानसभा की, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो जनसंख्या का स्वरूप है उसमें जो है पंजाबी समुदाय के लोग, वो 21 सीटों को प्रभावित करते हैं। 21 सीटें अपने बूते पर जीते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 21 सीटों पर इनका बेस साथ में लेकर और साथ में आउटर सर्कल में और लोग इनके साथ जुड़ जाएं तो ये बड़े आराम से 21 सीटें इनके जो है प्रभाव वाली। 10 सीटों पर गुर्जर प्रभावित करते हैं और 9 सीटों पर अहीर प्रभावित करते हैं। तो 21 और 9 30 और 10 40 सीटें तो ये हैं जो ये 3 केंद्रीय मंत्री ही प्रभावित करते हैं और जिनका ओरिएंटेशन कांग्रेस के प्रति नहीं है। अब अगले 3 महीने तक इनको फ्री कर दिया जाए 100 दिन तक और इनको कहा जाए कि आप अपने अपनी जहां जहां पर आपके समुदाय के लोग हैं वहां जाकर आप उनको कंसोलिडेट कीजिए, उनके गिले शिकवों को दूर कीजिए और उनको उसकी तरफ लाइए बीजेपी की तरफ और साथ में सैनिक। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगर ये काम कर लें तो कि ये इनडिफीटेबल हो जाएंगे। ये आराम से विधानसभा निकाल सकते हैं। जो डाटा इस लोकसभा में आया है और मैं ये मानता हूं कि जितना एंटी इनकम्बेंसी था और जितना वोकल वर्ग था, नहीं हरा दो हटा दो 10 सीटें हरा दो, कुछ लोग तो 10 सीटें कहने लगे थे कि 10 की 10 बीजेपी की सीटें हारेंगे, उसमें से 5 सीटें निकाल लेना और 3 सीट अपनी मैनेजमेंट की वजह से हार जाना, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसको कम उपलब्धि नहीं मानता हूँ क्योंकि आखिरकार 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। प्रॉब्लम क्या है कि मनोहर लाल जी अपने आप को पंजाबी नेता कहलाने को तैयार नहीं है, वो पंजाबी समुदाय के बीच में काम करने को तैयार नहीं है। दूसरा, जो राव इंद्रजीत हैं वो राजा साहब हैं, वो राजमहल जी जी तो वो 10 सीटों पर नहीं निकल। और गुजर साहब जो है वो अपने आप को फरीदाबाद एरिया तक सीमित रखते हैं और जो फरीदाबाद के बाहर जो गुजर सीटें हैं जैसे कुरुक्षेत्र कैथल डिस्ट्रिक्ट में कैथल है, समालखा है, कालका है, सोना है, ये फरीदाबाद के बाहर की सीटें हैं। नांगल चौधरी है, ये सीटें जो हैं ये फरीदाबाद के बाहर की सीटें हैं जहाँ पर गुजर बहुत अच्छी संख्या में है और वो वहां घूम जाए। इन 40 सीटों को एक तरह से फोकस कर लें और 20-30 सीटें तो और आ ही जाती हैं किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से, आराम से बन जाती हैं। शेड्यूल कास्ट की सीटें होती हैं जो रिजर्व सीटें होती हैं क्योंकि वहाँ अपन एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, वो अपनी जमात के वोट ले लेता है प्लस जो एक्स्ट्रा बीजेपी का अन्य सपोर्टिव वर्ग है उससे सीटें निकल जाती है। तो निकालना कोई ये मुश्किल नहीं है हरियाणा विधानसभा, लेकिन उसकी शर्त यही है कि अगले 100 दिन तक जो मोदी जी ने एजेंडा बना रखा है उन 3 लोगों को छोड़ें और इनको कहें कि आप जाइए अपने अपने क्षेत्र में, जो आपकी सीटें वो जितवा के लाना है, उसी से आपका पद जो है वो केंद्र में भी तैयार होगा। तब तो काम करेंगे, तब तो ये इनको समझाया जा सकता है। नहीं तो इनको काम करना नहीं है, फिर सारा जिम्मेदारी स्टेट लीडरशिप पर रह जाएगी। स्टेट लीडरशिप जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है, उसमें इतने बड़े बड़े नेता नहीं है। अब इन्होंने जैसे अम्बाला कैंट के जो विज साहब है, अब विज साहब एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उनको साइडलाइन कर रखा है। अब पार्टी में किसी को क्यों साइडलाइन किया जाए? अगर इनकी जगह विज साहब को सीएम बना देते तो उनकी हरियाणा में राजनीति वही कर सकता है जिस चीफ मिनिस्टर की इमेज हो दबंग की। ये दबंग है, लोगों की जुबान पर ये होना चाहिए क्योंकि अ, आपको मालूम ही है हरियाणा पंजाब ये काफी एक तरह से लड़ने वाली जातियां यहाँ ज्यादा रहती हैं क्योंकि हमलों की वजह से, बाहर के हमलों की वजह से, तो एक इनबिल्ट बना हुआ है कि जो है फाइटर होना चाहिए हमारा लीडर।
और वो फाइटर लीडर जब तक वो दबंग नहीं कहलाता है जनता की मुंह से, तब तक वो नहीं जीतता है। अब मनोहर लाल जी को ये शब्द भी वो यूज नहीं करते हैं, उनकी अब पूरी अब तक की स्पीचें 10 साल की उठा लेंगे तो वो दबंग शब्द से परहेज करते हैं, जबकि लोगों की डिमांड यही है कि दबंग होना चाहिए। जैसे ही दबंग हो जाता है वो कुछ करे मत करे कोई दिक्कत नहीं, विज को दबंग नेता माना जाता है। तो विज और विज की तारीफ और लोग भी करते हैं, जो किसान समुदाय जो एजुटेशन में थे उनके वडूनी था कि विज को बना देना चाहिए कि हम लोग जाते हैं तो हमारे काम करवा देता है, उसके डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है तो भी करवा देता है। हालांकि सैनी भी अब इस चीज पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्कर को खुश करना, काम करवाना लोगों के, लेकिन एक ये सब लोग निकल के बाहर आए प्लस सैनी फैक्टर, ये चारों लोग अगर जुट जाए तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है वेस्ट करने। जाट समुदाय के बीच प्रचार करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर बीजेपी लीडर्स। तो उधर आप एक फॉर्मेलिटी के लिए तो कर सकते हैं कि ठीक है हम वहां गए, लेकिन वहां मिलना गिलना कुछ है नहीं, और जो मिलना है वो वैसे ही मिल जाना है। मान लीजिए रणजीत सिंह चौटाला को खड़ा कर दिया तो उसके जो प्रभाव के लोग हैं वो वैसे ही मिल जाएंगे, उतने ही जाट और मिलते हैं बीजेपी को, जो इंडिविजुअल फैक्टर से होते हैं। आप देखिए पिछले जो 2019 के चुनाव हुए, एक भी जाट लीडर अपनी, जो स्टेट के भी लीडर थे, मंत्री भी अपनी सीटें नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? वन ऑफ द फैक्टर ऑफ विनिंग ए सीट इज कि आपका इंडिविजुअल वहां पे जो प्रत्याशी है वो अच्छे से काम करे। इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान में एक एमपी थे, बड़े लंबे समय तक वो एमपी रहे, 7-8 बार, अब तो उनका अवसान हो गया। उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा था। वो बीड़ा क्या था कि मैं आपके परिवार में जो भी गुजर जाएगा उसकी अस्थियों को मैं गंगा में बहाकर आऊंगा। दैट वाज द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से वो 8 बार चुनाव जीते। तो इंडिविजुअल एमपी या एमएलए भी कुछ करे तो कुछ ना कुछ तो हाँ, करना वो पड़ेगा। जयपुर के भी एक सांसद हुआ करते थे गिरधारी लाल भार्गव जी, वो सारा 5 उन्हीं की साल बात एक कर ही रहा हूँ। काम करते, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन्हीं की बात, उनके बारे उन्हीं में की तो बात। फेमस था कि वो सारा सारा दिन सिर्फ शादी ब्याह तिलक बरछा बारात काज प्रयोजन अपने आप इससे क्षेत्र भी के चुनाव जीत हर सकते व्यक्ति हैं। के घर पहुंचते थे, बिना बुलाए हर व्यक्ति पहुंचते को थे, बिना बिना बुलाए बुलाए पहुंच जाते थे, जहां तंबू देख लिया वहां पहुंच गए। वो इसी से चुनाव जीत गए, इसी से इतनी बार चुनाव जीतते रहे गिरधारी लाल भार्गव जी। तो कुछ ना कुछ तो करना है पब्लिक के भले के लिए, या डेवलपमेंट करवा दीजिए, या लोगों के दुख सुख में शामिल हो जाइए, या जो काम करने लायक है सरकार के माध्यम से वो करवा दीजिए। अपने घर पे आप, जैसे हरियाणा में आप ने इंटरनेट एक सेवा चालू की हुई है कि आप सरकार के पास नहीं जाना है, आप यहीं बैठे बैठे भर दीजिए। अब सब लोगों को 100% आता नहीं है, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है, या तो आप एक एक डिस्ट्रिक्ट में या एक एक ब्लॉक में एक एक व्यक्ति एम्प्लॉय कर दीजिए कि आपको इसके पास तक जाना है बस। एम्प्लॉय ब्लॉक लेवल का हेडक्वार्टर 20-30-50 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होता है, यहाँ तक जाइए, ये आपका फॉर्म भर देगा, जब निकल आएगा आप इससे जाके ले लीजिए। एक यही तो काम करना है अगर लोगों को दिक्कत हो रही है तो। या दूसरा काम, हर एमएलए कह सकता है मैंने एक आदमी एम्प्लॉय कर दीजिए, आप मेरे घर पे आइए या मेरे ऑफिस में आइए, ये आपका काम कर देगा। एक आदमी एम्प्लॉय करना है, कितने आदमी एम्प्लॉय होंगे? 90 आदमी पूरे एम्प्लॉय हो जाएंगे। या जो बीजेपी के हैं कम से कम वो तो कर लें, 45-47 जितने हैं, तो आपकी वो सीट फिर जीत जाएगी। सीट जीतने के कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है कि मोदी जी के नाम पर ही सीट जीती जा सकती है। मोदी जी के नाम के बिना आपके इंडिविजुअल काम पर भी सीट जीती जा सकती है। भाई ये आदमी अच्छा है, भाई ये आदमी अच्छा है, ये आदमी भला है, ये आदमी काम करता है, कुछ भी कह लीजिए। नवीन जिंदल जी को इसका फायदा हुआ ना, जो कांग्रेस के समय में उन्होंने काम करवाए, और उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे काम करवाए, तो उसका फायदा आज उनको हुआ ना। एक नए कैंडिडेट के रूप में गए, वहां भी स्थिति होते हुए भी लास्ट दिन तक कुरुक्षेत्र में के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये कह रहे थे कि सुशील गुप्ता आ गए, सुशील गुप्ता आ गया, लेकिन वो सीट निकाल ले गए। एक तो फैक्टर अभय चौटाला का भी था उसमें, लेकिन सीट निकाल ले गए क्योंकि उन्होंने काम किया है इंडिविजुअल। तो बहुत सारे लोगों को, हर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। राम इंद्र जीत इसीलिए जीते हैं क्योंकि वो हीरो के राजा हैं।
अहीरों के राजा है कि हमारे राजा साहब हैं, साहब ये नहीं हारना चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है। काम वो कुछ नहीं करते, किसी से मिलते नहीं। इस बार उनको पानी पीना पड़ गया। हाँ, लाखों में जीतते थे, इस बार 70,000 से जीते हैं मुश्किल से, एक नए कैंडिडेट से जिसका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। राज बब्बर का हरियाणा से क्या लेना देना, बस पंजाबी हैं, पंजाबी हैं। थोड़ा सा उनको ओबीसी बना दिया गया, ओबीसी वाली तो कोई बात उनमें है ही नहीं। भाई जो खाते पीते परिवार से हो, फिल्मों में काम कर रहे हो, करोड़ों रुपए का एक फिल्म का लेते हो, वो काहे की ओबीसी, वो तो क्रीमी लेयर वाले ओबीसी हैं भी तो। और ये कोई पुश्तैनी स्वर्णकार नहीं है, बब्बर पुश्तैनी स्वर्णकार नहीं होते। पुश्तैनी स्वर्णकार की जात ज्यादातर सोनी और वर्मा, ये दो होती है। ये तो नॉर्मल है, जैसे मैं अब किसी भी उससे आता हूँ, लेकिन मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मैं तो पत्रकार हूँ। अब पत्रकार को आप ओबीसी बना दीजिए तो मैं ओबीसी हो जाऊंगा। लेकिन मैं किसी ऐसे प्रोफेशन से या ऐसे वर्ण से नहीं आता हूँ, या उसी तरह से राज बब्बर कि जिनका पुश्तैनी दत्ता जो है वो स्वर्णकार का रहा। खैर, तो ये लोग इंडिविजुअली काम नहीं करते, ये बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ। आज की डेट में भी इतना वोट ले जाना और इतनी सीटों पर आगे रहना, ये मैं बीजेपी की उपलब्धि मानता हूँ, संगठन की उपलब्धि मानता हूँ कि संगठन के लेवल पे संघ की तरफ से कुछ काम हुआ तो ये हुआ। लेकिन पोल मैनेजमेंट बड़ा खराब था, और बीजेपी में इस चीज की आम चर्चा है कि पोल मैनेजमेंट की वजह से हम 3 सीटें हारे, नहीं तो 8 सीटें बिल्कुल साफ निकल रही थी। तो कमल भाई, आपने बड़ा अच्छा समझाया हरियाणा की एक मूलभूत राजनीतिक तत्व जो है उसके बारे में, बड़ा अच्छा प्रकाश डाला आपने। तो सर, अगले वीडियो में मैं आपसे एक चर्चा और करना चाहता हूं, जी वो हम शाम को करेंगे, कि जी क्या जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की थी लोकसभा चुनाव में, वो कुछ हद तक लोगों का गुस्सा निकल जाता है, और क्या इसका असर जो विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा, क्या पड़ेगा? क्या वहां पर भी ये एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी कि नहीं करेगी, या वो गुस्सा निकल गया लोकसभा में लोगों का? इस पे मैं चर्चा करूंगा, परंतु अगले वीडियो में। आज के लिए इस जी वीडियो में सर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जी समय दिया। जी अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी ठीक है। मच। नमस्कार।